static friction. Already we have seen that what is the friction? Cause of the friction. Friction is the opposing force which acts at the point of contact opposite the relative motion of the two objects when one body moves on the surface of the other. Cause of the friction: when one body placed on the surface of the other, area of actual contact is smaller than the area of apparent contact. So at the point of actual contact, due to smaller area, larger pressure occurs. As a result, molecular bonds are formed when one body moves over the surface of the other. Due to molecular bonds, an opposing force acts, and this is the molecular theory of the friction. Why the friction occurs? इसी बेस पर एक हमारे कोल्ड बेल्डिंग है कि मतलब अगर किसी की मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तक अगर बॉडी में आ जाए तो अट्रैक्शन हो जाता है। तो अगर कोल्ड बेल्डिंग में है कि अगर हाई प्रेशर लगा करके अगर प्रेस कर दिया जाए और तो बॉडी के बीच मॉलिक्यूलर डिस्टेंस तक पहुंच जाए 10⁻⁹ मीटर के रेंज में अगर बॉडी आ जाए तो दो एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं एंड दे मूव टुगेदर। तो यहाँ पर इतना प्रेशर तो होता नहीं है कि वह मॉलिक्यूलर, लेकिन बहुत ज़्यादा वेट अगर हो जाए तो कभी कभी लगता है कि मॉलिक्यूलर बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो गया है कि पुश करना बड़ा कठिन होता है। तो फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है ड्यू द वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा डिपेंड करता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन का सिंपल सा मतलब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव, दैट इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। बॉडी रेस्ट पे है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन, कहीं से फोर्स नहीं लग रहा है तो ये बॉडी रेस्ट पे है। ये तो इनर्शिया, इट इज द टेंडेंसी ऑफ द इनर्शिया कि बॉडी कैन नॉट चेंज its rate of rest or uniform motion. This is inertia. But when force is applied on the body and the body does not change its position, then this is known as the static friction. फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी अगर नहीं चलती है, दिस इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन। और यह स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा फोर्स अप्लाई करते चले जाएं तो फोर्स बढ़ता चला जाता है। तो ध्यान रखना, अगर हम कोई किसी बॉडी पर अगर फोर्स लगा रहे हैं, इफ वी आर अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, अगर फोर्स हम लगा रहे हैं बॉडी चल नहीं रही, अभी तक नहीं चल रही, इसका मतलब यह है कि हम जितना भी फोर्स लगा रहे हैं बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ाते चली जा रही है। और जब हम इसको जस्ट क्रॉस करा देते हैं, इट मीन्स द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, इट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाता है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है कि अगर हम फोर्स बढ़ाते चले जाएं, अप्लाइड फोर्स इधर अगर हम लगा दें, अप्लाइड फोर्स इधर हमारा फ्रिक्शनल फोर्स, जैसे ही अप्लाइड फोर्स अगर हम 1 न्यूटन का लगाएंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स भी हमारा 1 न्यूटन का लग जाता है। हम 2 न्यूटन लगाते हैं, ये भी 2 न्यूटन का लग जाता है। तो ऐसे करते चले जाएं तो ये हमें कहने का मतलब कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, लेकिन उसके अपोज करने की अपनी एक कैपेसिटी है। एक कैपेसिटी के बाद वह अपोज करना बंद कर देता है। जैसे ही वो चलना शुरू कर दे, द मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स, या ये कह सकते हैं कि द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन द बॉडी जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, तो ये हमारे पास है, ये तो हमारे पास एफएस है, लेकिन इसके तुरंत बाद ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ध्यान रखना, इट इज द एफएमएस, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और when the body just starts moving, the body converted into friction, converted into kinetic friction, ध्यान में रखना। फिर एफ के भी कन्वर्ट हो जाता है, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हम अगर ग्राफ बनाते हैं, दिस इज द ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड द फ्रिक्शन। तो एक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये हमारा एफएमएस है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हमारा इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन। तो FMS, it is the maximum static friction, means that Fk is always less than FMS, maximum static friction।
ये हमारा इसी को लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखें। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट इज एफ के। तो ये हमारे पास यही है स्टैटिक फ्रिक्शन, फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द बॉडी डज नॉट मूव। और हम जब फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी पर तो बॉडी हमारा अपोज करती है, लेकिन उसकी अपोज करने के से तुम्हें कोई धक्का दे, थोड़ा धक्का तो नहीं जाओगे और थोड़ा पुश कर नहीं जाओगे, लेकिन एक सीमा के बाद ज़्यादा लगा दिया तो चले ही जाओ। वही हालत यहाँ भी है, हम भले लगा रहे हैं, इतना फोर्स लगाने के बाद चल नहीं रहा, जैसे चलते दिस इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये हमारा, अब हमने फ्रिक्शन के बारे में जान लिया, व्हाट इज फ्रिक्शन, काज ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हेन बॉडी मूव्स द फोर्स एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट दैट इज नोन एज द, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हिच एक्ट ड्यूरिंग द मोशन दैट इज नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारे फ्रिक्शन के टर्म्स। What is the laws of friction? The graph is clear to all? Yes. It is maximum, and after this, kinetic friction, it decreases. कुछ इनर्शिया के कारण बॉन्ड इजीली टूटते चले जाते हैं, इस नाते काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो दिस इज द cause of friction. Now the laws of friction. What is the laws of friction? लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हम देख सकते हैं, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन? द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस in contact. First point, note down, the limiting friction depends upon the nature of the surface in contact. Nature of the surface in contact. Limiting friction, note down, limiting friction is independent of, फर्स्ट कंडीशन हम समझ लिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट। सरफेस का नेचर कैसा है उस पर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट, द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट so long as the normal reaction remain the same. Limiting friction is independent of the area of surface in contact so long as the normal reaction remain the same. Area of surface in contact, अभी हमने देखा कि एरिया ऑफ सरफेस कंटैक्ट के कारण ही लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लेकिन कह रहा है लॉ क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट सो लॉन्ग एज द नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम। जब तक ये नॉर्मल रिएक्शन वेग जितना होगा उतना ही नॉर्मल रिएक्शन होता जाएगा। कोई बॉडी अगर किसी सरफेस पे रखी जाए तो एम एक्स डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है जब तक ये कांस्टेंट है तब तक यह एरिया ऑफ कंटैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर 50 किलो रुई और 50 किलो का लोहा आयरन रख दिया जाए तो जमीन पर दोनों बराबर फ्रिक्शन लगाएंगे, ध्यान रखना। मतलब रुई और लोहे को खींचने में उतने ताकत लगेगी जितना 50 किलो रुई और 50 किलो लोहा
नॉर्मल रिएक्शन रिमेन द सेम, रुई ज़्यादा फैलेगी, एरिया ऑफ कंटैक्ट ज़्यादा होगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स उतना ही होगा जितना कि 50 किलो रुई खींचने में उतने 50 किलो लोहा खींचने में उतनी ताकत लगेगी। ध्यान में रखना, वजन का फर्क पड़ता है, मतलब एरिया ऑफ कंटैक्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर रुई है ज़्यादा एरिया में फैली है तो हर जगह इसका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कंटैक्ट पॉइंट पर बॉन्डिंग तो कम न होगी। लेकिन अगर वेट ज़्यादा एक ही पॉइंट पर बॉन्डिंग लार्जर होगी, इस स्थिति में so long as the normal reaction remain the same, means it is the limiting friction, it is independent of the area of surface in contact, so long as the normal reaction remain the same। मेरी बात समझ आ रही है कि एरिया ऑफ सरफेस हमने देखा कि एरिया पे ही डिपेंड करता है, लेकिन अगर नॉर्मल रिएक्शन सेम है तो यह एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। इट इज डायरेक्टली, थर्ड पॉइंट लिख लो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction, that is FMS it is equal to mu s r। ध्यान रखना, FMS is maximum static friction, it is equal to mu r, mu s static friction। ध्यान रखना, static friction, this is known as the what is mu s। here mu s it is equal to FMS upon R, mu s। mu s को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा यूनिट क्या होती है? नो यूनिट, because it is the ratio of the two force। Reaction R is also mg, so this FMS upon mg, there are two forces and it is the unitless। ये ध्यान में रखना। कभी कभी वायदा में पूछ दिया जाता है व्हाट इज द SI यूनिट, तो कुछ बता देते हैं, इधर उधर नहीं पड़े रहते हैं। ध्यान में रखना, इट इज यूनिटलेस, और यह नेचर बताता है, सरफेस का नेचर बताता है, व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ द सरफेस ये बताता है। इसकी वैल्यू जनरली 1 से कम होती है, पॉइंट में आती है। 1 से अधिक आ जाएगा तो चलना कठिन हो जाएगा, रोड पर इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा जनरली विद द व्यूअर्स विद द नेचर बताता है। ये केवल नंबर है, जैसे तुम लोग नंबर पा जाते हो तो ऐसा नहीं कि 50 मीटर नंबर पाते हो, अगर 50 में 50 पा गए, ओनली 50। वह 50 जो नंबर है वो क्वालिटी बताता है, कितना मेहनत किए। उसी तरह से नंबर बताता है नेचर कैसा है रोड का। अगर फ्रिक्शन लिख दिया गया 0.5, फ्रिक्शन लिख दिया गया 0.23, उससे पता लग जाएगा कि रोड कैसा, नेचर पता लग जाएगा। इस स्टूडेंट के बारे में 99% एंड 39%। तो बस खाली इतना एक डिजिट बता देने से किसी स्टूडेंट का पूरा मूल्यांकन सामने आ जाता है, पूरा इवेल्युएट हो जाता है। ऐसे ही फ्रिक्शन, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यह मार्किंग, दिस गिव्स द नेचर ऑफ द सरफेस, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल? Now the laws of kinetic friction, note down, laws of kinetic friction। kinetic friction अभी हमने देख लिया, तो laws of kinetic friction। Kinetic friction depends, note down, the kinetic friction depends upon the nature of surface in contact। Kinetic friction depends upon the nature of the surface in contact
Kinetic friction is independent of the speed of the moving body. It is independent of the speed of the moving body. Whether the speed is too large or too small, whether the speed is too large or too small. अगर इसकी स्पीड बहुत अधिक या बहुत कम नहीं है तो जनरली यह स्पीड पे डिपेंड नहीं करता काइनेटिक फ्रिक्शन। थर्ड पॉइंट, काइनेटिक फ्रिक्शन इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कंटैक्ट। Kinetic friction, it is independent of the area of surface in contact so long as the normal reaction remain the same. एकदम वही स्थिति है। So long as the normal reaction remain the same. ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, जैसे ही चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ रखते लगेगा। So यह R is equal to mg. When force acts in forward direction, then this kinetic friction F is directly proportional to R, so Fk is equal to mu k R। ध्यान रखना, इसको कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जब चलता है उस समय कोएफिशिएंट बदल जाता है, ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो दिस इज mu k is equal to Fk upon R। ध्यान रखना कि चलते समय रोड का नेचर बदल जाता है। म्यू के इज इक्वल टू एफ के अपॉन आर। इलाज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, what is the angle of friction? Here when body, if a body placed on a surface of it, when force is applied on the body in forward direction, then when the body just starts moving, the maximum static friction, it is Fms in opposite direction. Normal reaction upward, this is the normal reaction that acts in upward direction. Then if we complete, there are two forces, reaction and the maximum static friction. If we complete a parallelogram, then what will happen if we join it? This is the parallelogram law vector. There are the two forces, the ms and the r. The resultant of the limiting friction and the normal reaction, it makes this resultant angle theta with the reaction. This is known as the angle of friction. You can define, note down the definition of the angle of friction. Angle of friction की definition लिख लो, angle made by the resultant of limiting friction and the normal reaction. Angle made by the resultant of limiting friction and the normal reaction, which the normal reaction, angle made by the limiting friction and the normal reaction, which the normal reaction is known as the angle of friction.
is known as the angle of friction. हमने क्या डिफिनेशन क्या दिया कि एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन। इसका रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन से जो एंगल बनाता, दिस इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। व्हाट विल बी द tan थीटा हियर? देखना पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर में अगर ये एफएमएस है, इट इज आल्सो एफएमएस। इफ इट इज आर, दिस इज आल्सो आर। इफ इट इज थीटा, तो व्हाट विल बी द tan थीटा? Tan theta it is equal to FMS upon R. Is it clear? And FMS upon R is equal to mu s। हम पहले बता चुके हैं, इसके पहले लॉज ऑफ फ्रिक्शन में समझ में आएगा। इट इज इक्वल टू द tan theta is equal to FMS upon R. This is mu s। FMS upon tan theta is equal to FMS upon R, it is mu s, coefficient of static friction. It is the case when the body just starts moving. इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन करते हैं। इसी तरह से हम थोड़ा पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, तो व्हाट इज द एंगल ऑफ रिपोज? वी हैव टू नो the minimum. I try to understand repose. What is the repose? Repose means incline or slide. हाँ, स्लाइडिंग डाउन, स्लाइड करना, उसको हम रिपोज कहते हैं। तो रिपोज मीन्स स्लाइड करना, उतर जाना, ऐसे स्लाइड करके आना। तो रिपोज, द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन on an inclined plane, it is known as the angle of repose. Try to understand here, किसी inclined plane पर वह मिनिमम एंगल जिस पर बॉडी अपने आप सरकने लगे, दिस इज नोन एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसे ऐसे ही है बॉडी, अगर अभी हमने इंक्लाइन कर दिया तभी नहीं सरक रही है, मतलब अभी रिपोज नहीं हुआ, एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। बस समझ आ रही ना कि मिनिमम एंगल एट विच, अभी पहले अभी इतना तक रिपोज पे नहीं आया, अभी भी रिपोज नहीं, अभी भी ये दिस इज द रिपोज। द मिनिमम एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन एन inclined plane, that is known as the angle of repose. Suppose this angle it is equal to phi at which the body just starts sliding down. Suppose the body of mass m, reaction it is R, mg acts downward, here this is phi and this is mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, mg cos phi एंड यहाँ पे हो जाएगा mg sin phi। और ये वैल्यू हमारे पास mg, और जब बॉडी नीचे स्लाइड करेगी, ये हमारे पास इट इज जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, जस्ट स्टार्ट करेगी तो उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, एफएमएस। अब हम देख जा रहे हैं कि R is equal to mg cos phi and when just start sliding, इसका मतलब कि जो ये mg sin phi है, it will be equal to fms. So from the figure, from diagram, we find that mg sin phi it is equal to fms and mg cos phi is equal to R. तो ये वैल्यू हमारे पास, this is 1 and 2 and 1 divided by 2, 1 divided by 2, what we get here, that is mg sin phi upon mg cos phi, it is equal to ms upon R, mg cancelled out, the sin phi upon cos phi is tan phi. So tan phi
it is equal to FMS upon R, it is mu s. अगर हम इसको 1 कर दें और इसको 2 कर दें, from 1 and 2 what we get? From 1 and 2 tan theta is equal to FMS upon R, we are saying. So tan theta is equal to tan phi. Tan theta, it is tan phi. Implies that theta is equal to phi. Thus angle of friction is equal to angle of repose. अभी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। ये समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान में रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया? फ्रिक्शन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, लॉज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, काज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिया, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज। इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया। और इसके बाद पढ़ेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड व्हाट इज द रोलिंग फ्रिक्शन। And one part is slides what the sliding friction and the rolling friction, दो चीज पढ़ेंगे अभी हम। And why the rolling friction is smaller than the sliding friction? Rolling friction हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम क्यों होता है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द रोलिंग फ्रिक्शन। तो अभी फोर्थ पीरियड में मेरा ही है आज, अभी सब नहीं है, तो अभी आऊँगा क्योंकि पीरियड हो गया, इसके बाद मैथ्स का पीरियड हमारा है।